वेलकम दोस्तों। आज हम सब परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी दिनों पहले अपने पास आई चर्चा कि अपन कहाँ से स्टार्ट करें केमिस्ट्री को। तो फिर अपन चर्चा किए कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है, उसकी सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी। यहाँ पर अपन उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि जिसका हम दर्शन नहीं किए हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसका हम दर्शन करेंगे। अलौकिक इसलिए है जिसको हम केवल कल्पनाओं में सोचते हैं, उसको अपन अनुभव करेंगे। और उसके साथ साथ ये अनोखा भी है। अनोखा इसलिए है ये चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर में हम उन सारी बातों को सोच पाएंगे जो हमारे सोच से थोड़ा सा परे है। तो चलिए आज विशेष रूप से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, शुरुआत में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, परमाणु संरचना की है। बेसिक रूप से इस आज चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो याद रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे परमाणु संरचना कहते हैं, इसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से इनका वर्णन करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना केमिस्ट्री में इस चैप्टर का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि सभी चीजों की शुरुआत यदि अपन कहें तो किसी यदि पदार्थ को सोचें जिसे अपन मेटल कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड का ये पहला घटक है जिससे ब्रह्मांड मिलकर बना, यूनिवर्स बना हुआ है, वो पदार्थ है। दूसरा ऊर्जा है। तो मैंने पहला पदार्थ को ही चूज किया। पदार्थ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूं। पदार्थ याद रखिएगा, जिसका भी कुछ भार होता है जिसे द्रव्यमान भी कहते हैं। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, जबकि वही फिजिक्स में भार और द्रव्यमान में अंतर है। खैर अपन अभी केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की चीजों पर चर्चा करेंगे। जिसका भी भार होता है, मतलब वेट होता है या मास होता है, भार को ही द्रव्यमान कह सकते हैं आप केमिस्ट्री में। साथ में जो स्थान घेरता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्थान को घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जिसका कुछ भार हो, जो स्थान को घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। और याद रखिएगा कि ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि इसका भी भार है और ये भी स्थान को घेरता है। मैं भी एक पदार्थ हूं क्योंकि मेरा भी भार है, मैं भी स्थान को घेरता हूं। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी पदार्थ ही हैं क्योंकि आपका भी कुछ भार है, आप भी स्थान को घेरते हैं। और जिसका भी कुछ भार है जो स्थान को घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। ये मार्कर पदार्थ है। आपको दुनिया में जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है ना, आपके घरों में दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास कैमरा दिखाई दे रहा है, स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें जो है पदार्थ है। पेड़ पौधे पदार्थ है। जिसका भी भार है जो स्थान को घेरता है, ये मार्कर एक पदार्थ है। जिसका भी भार हो जो स्थान को घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। मैंने द्रव नहीं कहा है, द्रव्य कहा है। वो द्रव तो लिक्विड हो जाएगा, ये तो इस द्रव्य पदार्थ का एक भाग है। द्रव लिक्विड है, पानी है, ये तो द्रव्य है, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी है। यही परिभाषा, जिसका भार हो जो स्थान को घेरता है, इंग्लिश में मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। याद रखिएगा, इस पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है, जिस तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है वो कोशिका है, जिनसे हमारे शरीर मिलकर के बनी है, शरीर का संरचना बना है, ढांचा बना है, शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब जिससे शरीर मिलकर बना है, कार्य भी वही कर रहा है। तो कोशिका है शरीर की सबसे छोटी इकाई। उसी तरह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहलाती है परमाणु, जिसे अपन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो परमाणु था,
पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जिसे अपन एटम कहते हैं, यही परमाणु के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है। अब मैंने कहा कि पदार्थ मैं भी हूं, पदार्थ आप भी है, पदार्थ कैमरा भी है, पदार्थ बोर्ड भी है, पदार्थ मार्कर भी है। समझ में आया कि नहीं है? ये सारी चीजें पदार्थ है। तो जो पदार्थ है, तो मैंने कहा वो परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज नॉन एज एटम, पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल को हम परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये कैसे मिलकर बना है, ये परमाणु किनसे मिलकर बना है, इसके अंदर कौन उपस्थित है, इन सारी चीजों की चर्चा करना है हमको। किसमें? परमाणु संरचना में। स्टार्ट अपन परमाणु से करेंगे, लेकिन अपन ब्रह्मांड के पदार्थ को तो हमने टच किया ही है, पदार्थ के बारे में तो हमने चर्चा किया ही है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का दूसरा घटक भी होता है जिससे यूनिवर्स मिलकर के बना है। ये पूरा संसार दो ही घटकों से मिलकर बना है। देयर आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है, एक मैटर सबस्टांस जिसे पदार्थ कहते हैं, और दूसरा एनर्जी, ऊर्जा। तो पदार्थ की मैंने चर्चा जरूर की है, लेकिन ऊर्जा को भी मैं टच करूंगा। इस चैप्टर में टच करना पड़ेगा, जहां पे आएगा वहां पे अपन चर्चा करेंगे। तो इस परमाणु के बारे में अध्ययन करना हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए ध्यान से चर्चा करते हैं परमाणु के बारे में। आप सभी को पता चल गया है कि पदार्थ जिसका भार होता है, जो स्थान को घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अब परमाणु का अध्ययन करना हमको इस चैप्टर में। तो चलिए चर्चा स्टार्ट होती है। मैं आज आप सभी को बता दूं कि पहली बार जब परमाणु पे चर्चा आई तो ठीक है, परमाणु शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुआ महर्षि कणाद द्वारा। महर्षि कणाद ने चर्चा की परमाणु के बारे में, परमाणु नाम के शब्द को बताया, ठीक है, सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया। और उसके बाद जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस परमाणु का पूरा अध्ययन करके, एटम का पूरा अध्ययन करके एक सिद्धांत दे डाला, जिसे हम बोलते हैं क्या? परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु सिद्धांत कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और यहां पे जॉन डाल्टन की बातों को अपन विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो जॉन डाल्टन थे, है ना, उनको केवल अपन जान लेंगे। इन्होंने कहा था कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इतना छोटा पार्टिकल है जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। इतना छोटा होता है। आप बोलेंगे क्या परमाणु इतना छोटा होता है? नहीं, इससे भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इस परमाणु को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो परमाणु जॉन डाल्टन के अनुसार इतना छोटा कण था जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इनकी बात 100 वर्षों तक रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, विज्ञान के क्षेत्र में चली, लेकिन बाद में इनकी बातों को भी काट किया गया और बताया गया कि भाई परमाणु को और अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है। परमाणु कई कणों से मिलकर के बना है। आज मैं बता दूं 35 मूल कण परमाणु के अंदर ज्ञात हैं, जिसमें हम 3 की चर्चा करते हैं, क्योंकि मुख्य हम रचक कणों की चर्चा करते हैं। जो मुख्य परमाणु किनसे मिलकर के बना है, वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। पर मैं बता दूं आज 35 फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी आज 35 मूल कण ज्ञात किए जा चुके हैं परमाणु के अंदर। तो चलिए हम भी चर्चाएं इस 35 मूल कण में अपन बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कई सारे हैं। ड्यूट्रॉन है, ठीक है ना, ड्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, ठीक है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है। क्या लिखने लगूं? बहुत सारे लिख डालूंगा मैं, लिखने लगूंगा तो ठीक है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत के अनुसार अपन आगे इसको बताते जाएंगे। ड्यूट्रॉन को, न्यूट्रिनो को, पॉजिट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा है,
ठीक है। न्यूट्रॉन का नाम आप नाभिक रिएक्टर में सुनेंगे, वान डी ग्राफ जनित्र पढ़े होंगे यदि 12th में, या फिर पढ़ेंगे तब आप वहां पर सुनेंगे। न्यूट्रिनो का नाम सुनेंगे, पॉजिट्रॉन का नाम भी अभी आगे सुनेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आज अब यहां से हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उन 35 मूल कणों की नहीं, जो मुख्य मूल कण 3 हैं जिनसे परमाणु मिलकर बना है, एटम मिलकर बना है, उसमें से है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यदि मैं परमाणु को ऐसा सोचूं कि ये कोई परमाणु है, देखिए परमाणु तो काफी छोटा है, हाँ। परमाणु मैंने कहा कि शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका है, वो शरीर का परमाणु है। उसी तरह ये मार्कर है, ये पदार्थ है, क्योंकि इसका ये भार है, इसका भी कुछ भार है, ये भी मार्कर स्थान को घेरता है, मतलब ये भी परमाणु से मिलकर बना। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, तोड़ते जाइए, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही परमाणु होगा। उस परमाणु की स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो मैं आज बताऊंगा आपको, इस परमाणु को हमने जूम करके बड़ा कर लिया है ये बात समझिएगा, बाकी परमाणु तो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जो परमाणु है इसका समस्त भार इसके केंद्र में केंद्रित होता है। परमाणु का जो समस्त भार है उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई कह दे कि कैसे, हम कैसे समझे इस चीज को, तो चलिए ध्यान से बताता हूं। मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। कैसे, याद रखिएगा कि जैसे कि कैरियर है, ठीक है, हम उसमें किसी बोरी को लाद रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ठीक है। गेहूं पिसाने के लिए अपन जा रहे हैं, तो अक्सर अपन प्रयास करते हैं कि जितना भार बोरी का इधर बचता है ठीक उतना ही भार इधर भी बचे। क्यों अपन ऐसा प्रयास करते हैं? ऐसा प्रयास अपन क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसा प्रयास हम इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये गेहूं जो बोरी है ये भी एक पदार्थ है, इसका भी भार ये भी स्थान को घेरता है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है। और जब ये परमाणुओं से मिलकर बना है तो इसमें भी नाभिक है, न्यूक्लियस है। परमाणु का समस्त भार नाभिक पर केंद्रित होता है, और हम कोशिश करते हैं कि जो नाभिक है ना, जो इसका समस्त भार वाला है, उसको कहां पे करते हैं, बीच में कर देते हैं, क्योंकि उसका समस्त भार उसके नाभिक में है, केंद्र में है, और हम केंद्र को ही उस पर रख देना चाहते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास कॉपी है, अपन इसे रोटेट करते हैं, तो जब भी इस कॉपी को रोटेट करते हैं तो है हिम्मत तो अपन किनारे उंगली लगा करके इसको घुमा दे, नहीं घुमा सकते। यहां उंगली लगाकर घुमाए, नहीं घुमा सकते। देखिए ये कॉपी मैंने ज्यादा हाइट पे कर दी थी, शायद नहीं दिख रहा था। ये कॉपी हमारे पास किनारे उंगली लगा करके घुमाए, यहां उंगली लगा करके घुमाए, है ना, नहीं घूमेगी। लेकिन जैसे ही अपन सेंटर के आसपास, वो बैलेंस क्यों रहता है, वो बैलेंस इसलिए रहता है क्योंकि हम सेंटर के आसपास उंगली लगा करके रखते हैं, और हमेशा परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। हमारे बॉडी का, है ना, सेंटर ऑफ पार्ट, याद रखिएगा हर चीज का जो है नाभिक होता है। किसी भी परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। और जो नाभिक होता है इसमें दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसका कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि नाभिक का चार्ज क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा नाभिक भी धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? अरे भाई जब प्रोटॉन का धनावेश है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश ही नहीं है, तो जो नाभिक, जो प्रोटॉन का आवेश है वही नाभिक का आवेश है, क्योंकि नाभिक में दो ही पार्टिकल है, दो ही कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन का आवेश है वही नाभिक का आवेश है, धनावेश। और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, जिसका कोई आवेश नहीं होता साइंस की भाषा में उस उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, बात समझ में। और एक बात
काफी लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते होंगे वो आज जान लीजिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के अंदर तो दो ही कण होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर दो ही कण होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आएगी? बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। और ये नाभिक चूंकि धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। और एक बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है उनमें प्रबल आकर्षण बल लगता है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो तेजी से बंधे होते हैं, तेजी से जुड़े होते हैं, उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उनमें आकर्षण बल का मान कम होता है, और उन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है उनको नाभिक तेजी से उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, ठीक है ना, जिन्हें नाभिक उतनी तेजी से आकर्षित नहीं कर पा रहा है जितने पास वाले को कर पा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे चुंबक के पास लोहा रहेगा तो चुंबक उसको तेजी से आकर्षित करेगा, लोहे की दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबक अब उसको उतनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, वहां तक उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास है और जो दूर के इलेक्ट्रॉन वही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मैं बता दूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु के विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने शुरुआत में ही कहा था कि यह अनोखा अद्भुत चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देता, तो ठीक है, कम से कम महसूस तो कराइए। तो बिल्कुल मैं आपको महसूस कराने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं एक पदार्थ हूं, आप एक पदार्थ हैं, ठीक है, हम भी परमाणुओं से मिलकर के बने, आप भी परमाणु से मिलकर के बने हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। तो हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक होगा, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बोलेंगे दिखाइए तो फिर जादू। अरे जादू नहीं है महाराज, लेकिन देखना है आपको जादू तो देखिए। आप दो हथेलियों को अपने पास में लाइए, दोनों को आपस में रगड़िए। जब आप दोनों हथेलियों को और तेजी से रगड़िए, और तेज करिए, और तेज करिए, जितना तेज आप रगड़ेंगे हाथ को, हथेली आपकी गर्म होती जाएगी। आपको पता होना चाहिए जो हथेली आपकी गर्म हो गई ना, वो आवेशित हो चुकी है, चार्ज उसमें आ चुका है। ये आवेशित हुई किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, जब हम इनको बाहर से ऊर्जा देते हैं, जैसे ही ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करके बाहर निकल आते हैं, उस परमाणु को छोड़ देते हैं। नाभिक का प्रभाव आपने ऊर्जा देकर के बाहर कर दिया। एक हाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा होगा, हाथ में किसी में इलेक्ट्रॉन कम होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा जिस हाथ में, तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब माइनस ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेशित। समझ में आए कि नहीं? याद रखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है। समझ में आए कि आप दो पत्थरों को आपस में टक्कर करिए, बोर्ड पर आप लिखते हैं, ठीक है, फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शन होता है, हर जगह चार्ज है भाई। इलेक्ट्रॉन हर जगह, हर पदार्थ के अंदर मौजूद है। आज से आपको एक बात बना लेनी है अपने माइंड में कि इलेक्ट्रॉन जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं पर उसे महसूस कर पा रहे हैं, हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। आप जब कपड़े उतारते हैं, ठीक ना, ऊनी कपड़े इस समय उतार रहे हैं, ठंडी का मौसम भी चल रहा है, समर वेकेशन, नहीं समझ पा रहे हैं तो या सॉरी मैंने विंटर वेकेशन समर वेकेशन कह दिया, सॉरी। याद रखिएगा कि जब अपन कपड़े उतारते चट-चट की आवाज आती है ना, वहां भी चार्ज है। समझ में कि नहीं? आवेश है। मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है। जब आप बटन चालू करते हैं तो तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक ना, तभी तो आपका पंखा चलता है, आपका है ना बल्ब जलता है, हर चीज इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है। याद रखिएगा, अभी वीडियो काफी देर तक थोड़ा सा चलने वाला है, आप लोग आराम कर सकते हैं जो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये चीजें हमने इस पे बात किया, हमने इन चीजों को समझाया, तो इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ चुका है। आगे बात करते हैं, इन्हीं पर आगे बढ़ना है। परमाणु संरचना अभी शुरू कहाँ हुआ चैप्टर, अभी तो केवल अपन बाहरी तौर पे बात कर रहे हैं। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हुए, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, तो अपन भी बात कर ही लेते हैं। जैसे ये परमाणु हो गया अपना, हमको पता है कि ये एटम है, ठीक है। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन का धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, जिसका कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। ये बात आपको पता होगा। और इस नाभिक के, ठीक है ना, अब मैंने कहा था यहाँ पे एक प्रश्न कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है वही नाभिक का आवेश होता है, क्या, धन आवेश। बात समझ में आई। और इस नाभिक के चारों ओर बाहर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इन चीजों के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे चुके। अब मैं चैप्टर पे आता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की चर्चा कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई, इन सारे विषयों पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो मैं बता दूं आपको, इसमें हमने 3 पार्टिकल की आज चर्चा की। पहला पार्टिकल था हमारा क्या, कौन सा पार्टिकल था हमारा पहला, हमने किसी को पहला मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। सारा खेल, ज्यादातर का खेल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का ही है, पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है ना। इलेक्ट्रॉन ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन तो नाभिक में स्थिर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ही गतिमान रहता है, प्रोटॉन को स्थिर माना गया। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसका भी द्रव्यमान होता है, मास होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है, किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ये मास है इनका। उसके बाद न्यूट्रॉन का जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अब बच्चे सोचते हैं ये टॉपिक तो याद करने वाला है, सर इसको क्यों बताते हैं छोटे से छोटे एग्जाम्स में, बड़े से बड़े एग्जाम में, ठीक है। इस छोटे से एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान बताओ, चलो ठीक है, वहां पे आप इसको छोटा कर रहे होंगे, बड़े एग्जाम के यदि आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मैं बताता हूं यहाँ पे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है। अटक गई ना बात। अच्छा, मैथ जानने वाले भी फिर चीजें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, यार वैल्यू से ही क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी, अपन तो सारी चीजों पे चर्चाएं ही करेंगे, याद रखिएगा कि माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। -29 छोटा है जबकि -27 बड़ा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। -99 बड़ा है जबकि -100 छोटा है। माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद कौन आता है, प्रोटॉन आता है। उसके बाद कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो आपको पता चल गया कि सबसे कम द्रव्यमान का, सबसे कम भार का कौन होता है, तो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के भार को तो नगण्य भी माना जाता है, समझ में कि नहीं है। खैर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो भार है बहुत ही कम है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अरे 0 पॉइंट में है भाई, 31 बार 0 लगा दो इधर, समझ में कि नहीं है। 91 लास्ट में रहेगा, समझ में कि नहीं, 0 पॉइंट के बाद। तो याद रखिए, इसके बाद बात करते हैं आवेश की, बात करते हैं द्रव्यमान के बाद। किसकी बात करते हैं, आवेश की। आवेश जिसे चार्ज भी कहते हैं, Q से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और बहुत जगह पे इलेक्ट्रॉन को ही ई से नहीं, आवेश को भी इससे प्रदर्शित कर देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, तो -1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश को कूलाम में बताया जाता है, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में। कोई प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछता है तो क्या होता है, +1.6 × 10⁻−19 कूलाम, बस प्लस में हो जाता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रॉन का आवेश बताओ, तो मैं बता दूं न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन तैयार होता है। कैसा क्वेश्चन तैयार होता है कि बताइए, E/m रेशियो आपने सुना होगा, E/m रेशियो। E/m रेशियो क्या है, आवेश और ये क्या है, द्रव्यमान है। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, इसे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कहते हैं, विशिष्ट आवेश अनुपात, ठीक है।
यदि कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m बताओ, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 9.1 × 10⁻31 kg कर दीजिए। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, और इससे 0 से जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन नहीं होता। डिटरमाइन नहीं मतलब निर्धारित नहीं होता। तो याद रखना है हम सभी को ये बात कि E अपॉन m मतलब चार्ज से हमको मास को क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब आप चार्ज से मास को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, मान लीजिए है ना, हमने किया E अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m किया 7.5 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। इतना वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं? इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यदि अपन E अपॉन m इलेक्ट्रॉन का करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इसी तरह आप क्या कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इन्हीं चीजों पर। मैं और बात करना चाहूंगा थोड़ा सा कि साइज पर सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे यदि अपन एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, जेई नीट ओरिएंटेड, नर्सिंग एग्जाम, है ना, कोई भी वनडे एग्जाम, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अपना मोटो जो जेई नीट और नर्सिंग पे जो है 11 के सिलेबस पे जो बातें होती हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा करता है, क्या? साइज, आकार की बड़ी बात करता है, साइज पे एक प्रश्न पूछता है। जैसे उसने कह दिया, जिसे रेडियस ऑफ एटम बताओ, परमाणु का रेडियस बताओ, त्रिज्या बताओ, परमाणु त्रिज्या बताओ, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या बताओ क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या आपको सेव कर लेना है माइंड में, क्या होती है परमाणु की त्रिज्या, 10⁻⁻10 मीटर होती है। कोई पूछता है न्यूक्लियस की त्रिज्या, ठीक ना, नाभिक की त्रिज्या बताओ, तो नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, आपको याद रखना है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, ये नाभिक की त्रिज्या है। अब किसी ने कह दिया कि RA अपॉन RN बताओ, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, RA अपॉन RN बताओ, मतलब कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो आपको पता है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁻10 रख दीजिए, 10⁻⁻10। फिर क्या बोला है, परमाणु की त्रिज्या अपॉन नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी दी है, 10⁻⁻15, दोनों मीटर में दी है। यूनिट कैंसिल, क्या मतलब, खैर अब यहां पर बोल दिया जाए इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, ये -15 है, ऊपर चले जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, a की पावर m, a की पावर n, इतनी बेसिक सी बात, a m - n हो जाएगा कि नहीं होगा। खैर जो भी अपन बात करते हैं, देखिए ये 10⁻⁻10 है, ये -15 है, ऊपर जाएगा। जब -15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और जब ये प्लस का 15 हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, 15 में 10 गया, 15 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा 10, 15 में से 10 घटाएंगे, सॉरी 5 आ जाएगा, और बड़ी संख्या जो है किसमें है, प्लस में है, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो प्लस में आएगी, तो 10⁵ आएगा। कितना आएगा, 10⁵ आएगा। यदि कोई आपसे पूछे एटम का रेडियस, एटम के रेडियस और न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए, तो ये आपके पास होगा। अब इसी में एक प्रश्न और बन जाता है, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। क्या प्रश्न बन जाता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ क्या, न्यूक्लियस, इनके रेशियो पर चर्चा करिए। परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो बात कर लेते हैं। आयतन सभी को पता है कि हम इनको स्फीयर मान सकते हैं, गोलाकार मान सकते हैं, और गोले का जो आयतन होता है वो आप सभी को पता होगा, क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³ वॉल्यूम होता है। यदि कोई आपको एटम का वॉल्यूम कहे तो आपको पता होगा एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एटम का वॉल्यूम यदि निकालेंगे तो V एटम बराबर हो जाएगा 4/3 πr⁴ हो जाएगा। यदि कोई आपसे कहे
कि न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r(n)³ हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों की वैल्यू रख दो। ऊपर भी एटम रखना है तो 4/3 पाई r(a)³ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा भी न्यूक्लियस रखना है तो 4/3 पाई r(n)³ हो जाएगा। आपको पता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब Ra और Rn दोनों का क्यूब है, अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं Ra/Rn का क्यूब, और हमको पता है कि Ra कितना हमारे पास 10⁻⁻10 है, और Rn कितना हमारे पास 10⁻⁻15 है। इन दोनों का क्यूब ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है -15 ऊपर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे +5 आ जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी 3, और जब पावर 3 होती है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a की पावर m की पावर n, तो m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻15। वो 10⁵ था इन दोनों का रेशियो, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का, और आयतन का जो है वो 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि दोनों का ठीक है ना रेशियो क्या होगा। अब आगे बात करते हैं हम आगे एक चीज पे मैं और चर्चा करना चाहूंगा इस रेडियस से ही रिलेटेड, कि कई बार क्वेश्चन में किसी अदर एटम का किसी दूसरे परमाणु का आपसे क्या पूछ देता है, किसी दूसरे परमाणु का यदि न्यूक्लियस का रेडियस पूछ देता है तब क्या होगा। ठीक है, तो अपन जो बात करेंगे किसी एटम के न्यूक्लियस से यदि निकालना है तब अपन कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हमको किसी अदर एटम का न्यूक्लियस निकालना है, उसके न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है सॉरी, तो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये नाभिक की त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई, न्यूक्लियस की रेडियस r0 a की पावर 1/3, ये रिलेशन होता है। यदि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या निकालनी है तो ये होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे r0 क्या है, याद रखिएगा 1.33 इंटू 10⁻15, ये इसकी वैल्यू है। अब यदि कोई आपसे कहता है कि a क्या है, तो a अपने पास क्या है एटॉमिक मास है, जिसे अपन परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में। अब कोई आपसे पूछता है कि एल्युमिनियम का Rn बताइए, मतलब एल्युमिनियम एक परमाणु है, एक एटम है, इसके नाभिक की त्रिज्या बताइए। तो आपको देखिए क्या करना है, Rn बराबर r0 वैल्यू रखना है। यदि कैलकुलेशन यदि करना होगा तो करिएगा, और नहीं कैलकुलेशन करना r0 के फॉर्म में लिखा तो r0 को रहने दीजिए, और पता करिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है एल्युमिनियम का। तो मैं बता दूं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 27 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। तो अपन इसका एटॉमिक मास क्या रखेंगे 27 रख दिए, और इसका जो पावर है वो 1/क्या हो गया 3 हो गया। और महाराज 1/3 आप समझते होंगे 1/2 का मतलब रूट होता है, स्क्वायर होता है, और 1/3 का मतलब यहाँ पे ये 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है। समझे ना, ये रूट है स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्यूब होता है। तो आपको पता है कि 27 किसका क्यूब है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, समझ गए ना। ये क्यूब है 3 का, तो Rn बराबर क्या हो जाएगा r0 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा r0 से, 3r0 Rn, मतलब यही हमारा एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस है, उसका नाभिक की त्रिज्या है एल्युमिनियम की। आपको बोलना है कि मुझे सर पूरी वैल्यू ही फाइंड कर दिए, तो 1.33 into 10⁻⁻15 r0 की जगह रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और जो आंसर आएगा वही क्या है एल्युमिनियम का रेडियस है। इस रिलेशन को भी आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसके बाद, ठीक है।
अब हम बात करने चलते हैं पार्टिकल पर, जो सब एटॉमिक पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल रहे थे। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली किस पर? इलेक्ट्रॉन पर और इलेक्ट्रॉन की खोज पर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करेंगे। आज डिटेल चर्चा करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे और जानेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज पर चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा बात 19वीं शताब्दी, जैसा आप सभी को पता है कि आज 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन बात कब की है? 19वीं शताब्दी। प्लकर और क्रुक्स नामक वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक? क्या नाम था उनका? प्लकर और क्रुक्स। ठीक है, ये प्लकर और जो क्रुक्स वैज्ञानिक थे, ये वर्क करते थे जे थॉमसन के यहाँ, जे थॉमसन के यहाँ। ठीक है, जे थॉमसन के यहाँ। याद रखिएगा लैब इन्हीं का था जहां पे ये वर्क करते थे। प्लकर और क्रुक्स इनके संरक्षण में करते थे, इनका सुझाव होता था, इन्हीं से सारी चीजें रहती थी, जे थॉमसन से। तो प्लकर और क्रुक्स नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, एक विसर्जन नलिका ली, एक विसर्जन नलिका लिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये विसर्जन नलिका क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। विसर्जन नलिका को अपन क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, से कुछ भी अपन दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया से, ठीक है, विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। एक विसर्जन नलिका प्लकर और क्रुक्स नामक वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन यहीं पे सबसे पहले उठ जाता है कि ये विसर्जन नलिका है क्या? ठीक है, कांच की बनी नली है, नलिका कहते हैं, कांच की बनी नली, कांच की बनी नली, ठीक है, नलिका कहते हैं। ठीक है, कांच की बनी नली को। लेकिन इस विसर्जन का अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके, अभी तो ध्यान से सुनिए। एक विसर्जन नलिका लिया और विसर्जन नलिका के अंदर गैस भर दिया। ठीक है, और गैस भरने के बाद इस विसर्जन नलिका के अंदर दो धातु के छड़ लगा दिए, मेटल का रॉड लगा दिया, जिसे अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु की छड़ों को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक था कैथोड, कैथोड जो कि ऋणावेशित होता है, और एक था एनोड जो कि धनावेशित होता है। ठीक है, प्लकर और क्रुक्स नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, मेन काम क्या किया था? इन्होंने गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया था। गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम गैस में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम एक विसर्जन नलिका ली, उसमें गैस भरा, इलेक्ट्रोड लगाया, कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रोड को एक उच्च स्रोत बैटरी के साथ, उच्च स्रोत बैटरी के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक उच्च स्रोत बैटरी के साथ जोड़ दिया, बात समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दिया था इन्होंने? 19वीं शताब्दी की बात है, प्लकर और क्रुक्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया। तो एक विसर्जन नलिका ली, उसमें एनोड और कैथोड लगाया, गैस भरी, एनोड और कैथोड को उच्च स्रोत की बैटरी से जोड़ दिया, और 10,000 वोल्ट विद्युत धारा, 10,000 वोल्ट विद्युत धारा इस बैटरी से उन गैसों को दिया। लेकिन 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी उन गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। ठीक है, अब आप पूछेंगे प्रवाहित क्यों नहीं हुई? क्योंकि गैस विद्युत का कुचालक होता है। ये बताइए कि तार जो है कभी आपके घर में कटी हुई है, और आपके घर में तो वायु हर जगह मौजूद है, गैस हर जगह मौजूद है। गैस जो तार को छू करके आपके पास भी आ रहा है, तो क्या आपको करंट लग रहा है क्या? जब आप डायरेक्ट खुद पकड़ेंगे तो आप तो सॉलिड हैं,
तो करंट तो मारेगा ही। लेकिन गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तार खुली पड़ी हुई है ना, गैसों के संपर्क में आ रही है, क्योंकि साधारण दाब पर गैस विद्युत का साधारण दाब पर गैस विद्युत का कुचालक होती है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसमें जो हमारा गैस है वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात हमको याद रखना है। मैं एक बार दोबारा से जल्दी से एक बार रिकॉल करता हूं। प्लकर और क्रूक्स नामक वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने सर्वप्रथम एक विसर्जन नलिका ली। विसर्जन नलिका में उन्होंने गैस भरी, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड लगाया। कैथोड ऋणावेशित है, एनोड धनावेशित है। इन्होंने एनोड और कैथोड को एक तार द्वारा क्या कर दिया, उच्च स्रोत बैटरी से जोड़ दिया और उस उच्च स्रोत बैटरी से 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की। और 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की तो गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। गैसों में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं हुई? क्योंकि सामान्य दाब पर गैसें विद्युत की कुचालक होती है। सामान्य दाब पर, नॉर्मल प्रेशर पे गैसें विद्युत की कुचालक होती है। फिर क्या किया उन्होंने इस विसर्जन नलिका से एक निर्वात पंप जोड़ा। क्या जोड़ा? निर्वात पंप जोड़ा। अब आप बोलेंगे कि सर ये निर्वात पंप क्या होता है? निर्वात पंप वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, वैक्यूम पंप कहते हैं। निर्वात मतलब जहां पे हवा नहीं होती। लेकिन उन्होंने वायु के दाब को कम करने का प्रयास किया, वायु के दाब को कम किया। और वायु के दाब को कितना कम कर दिया भाई? जैसे ही वायु का दाब यहां पर कम हुआ 10 की पावर -3 से 10 की पावर क्या -4 इतना हो गया। जब वायु का दाब इतना हो गया, ठीक है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 mm। जैसे गैसों का दाब इतना हो गया तो याद रखिएगा इससे 10,000 वोल्ट पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। प्रेशर जैसे ही कम हुआ, पहले दाब ज्यादा था, साधारण दाब पर गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। उन्होंने निर्वात पंप जोड़ा, गैसों का दाब कम कर दिया, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 mm रहा, ठीक है। तब वैसे ही 10,000 वोल्ट, फिर से 10,000 वोल्ट ही दिया, उसके बाद भी गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है। गैसों का दाब कम होते हैं। और देखा उन्होंने कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि एनोड की ओर जा रही हैं। कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि एनोड की ओर जा रही हैं, ठीक है। और कांच की नली से यहां पर टकरा करके प्रकाश उत्पन्न कर रही है। कांच की नली से टकरा करके क्या कर रही है? प्रकाश उत्पन्न कर रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कांच की नली से टकरा कर क्या उत्पन्न कर रही है? प्रकाश उत्पन्न कर रही है। और जब कांच की नली से टकरा कर यहां पर प्रकाश उत्पन्न की तो याद रखिएगा और ज्यादा मात्रा में इधर आती गई और प्रतिदीप्त उत्पन्न की, ठीक है। हरे पीले रंग का यहां पे प्रतिदीप्त उत्पन्न हुआ। हरे पीले रंग का, ग्रीनिश येलो, हरे पीले रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न किया। फ्लोरोसिन बोलते हैं प्रतिदीप्त। अब बहुत लोग पूछते हैं सर प्रतिदीप्त क्या है? अरे कांच से टकरा करके प्रकाश का चकाचौंध ही प्रतिदीप्त कहलाता है। अरे भाई यहां पर हमने जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड एक मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड, उसका लेप कर दिया और उससे जब भी गैसें क्या होती है? टकराती हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में क्लियर है? तो यहाँ पे प्रकाश, ये जब गैसें आई और गैसें कहां से चली थी? कैथोड से निकली थी और यहाँ पे टकरा करके प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, ठीक है। एक नई खोज, एक नया आविष्कार, एक नई चीज मिली जिससे आज पूरी केमिस्ट्री का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। 19वीं शताब्दी में प्लकर तथा क्रूक्स नामक वैज्ञानिकों ने गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया। और जब गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया तो सबसे पहले क्या किया? एक विसर्जन नलिका ली, उसमें गैस भरा, उसमें एनोड और कैथोड लगाया। कैथोड ऋणावेशित था, एनोड धनावेशित था। इस एनोड और कैथोड को तार के द्वारा उच्च स्रोत बैटरी से जोड़ दिया और फिर बैटरी से 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित किया। लेकिन गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई क्योंकि साधारण दाब पर गैसें विद्युत की कुचालक होती है। उसके बाद उन्होंने निर्वात पंप लगाया
और निर्वात पंप लगा करके गैसों के दाब को कम कर दिया। कितना कर दिया? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 mm कर दिया। और जैसे ही इतना कम कर दिया तो क्या होने लगा? गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, कैथोड से कुछ किरणें निकली जो एनोड की ओर गमन कर रही थी। कांच की दीवारों से टकराकर हरे पीले रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। उन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। चूंकि वो किरणें कैथोड से निकली इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कैथोड किरणें पड़ा। ठीक है, और ये कैथोड किरणें, अब बताइए कैथोड कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेशित होता है। इसलिए कैथोड किरणों को क्या किया गया? कैथोड किरणें कहते हैं कि ऋण आवेशित होती है, क्योंकि कैथोड किरणें कैथोड से निकली और कैथोड ऋण आवेशित होता है। बात समझ में आती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम स्टोनी था। ठीक है, जैसे कि आप पैदा तो अपने माता और पिता से होते हैं, पर आपकी बुआ आपका नाम रख देती है ना? आपका नाम आपकी बुआ रख देती है। ठीक उसी प्रकार से ये सारे प्रयोग चल रहे थे। जे थॉमसन के अंडर में कर रहा था कोई, है ना? और स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने कैथोड से निकली हुई किरणें, जिन्हें हम कैथोड किरणें कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, उन्हीं को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और याद रखिएगा, नाम रखने के पीछे कोई कारण नहीं होता। किसी का नाम राम सिंह है, किसी का नाम घनश्याम सिंह है। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि नवरात्रि में पैदा हो गई, नाम दुर्गा रख दिया गया, है ना? कोई भी हो गया, दीपाली रख दिया गया, कुछ भी, है ना? अपना फर्स्ट नेम दूसरे का फर्स्ट नेम लेकर के नाम रख दिया गया। याद रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। कैथोड किरणों को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। खैर आगे चल करके इलेक्ट्रॉन का भी अर्थ निकलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी शब्द से भी डेरिवेट किया गया, लेकिन स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने ही इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। आज जैसा कि चैप्टर हमने परमाणु संरचना से चालू किया था, तो मैंने बताया कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त किया गया। ठीक है, आज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है आज मूलभूत कण है। मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी पदार्थ का। कोई पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा। यदि वो पदार्थ है तो उसमें निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसीलिए कहते हैं कि मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जो ऑलरेडी उसमें क्या हो? प्रेजेंट हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस कैथोड किरणों की, इस इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन की गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसे हम कैथोड किरणों के गुण कहते हैं। तो ध्यान से आप सभी देखेंगे कैथोड किरणों के गुण क्या है, और हम ये भी बात करेंगे कि भाई इनको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा। मैंने बताया आप सभी को कैथोड किरणें क्यों कहा, यह भी बताया। कैथोड से किरणें निकली इसलिए कैथोड किरणें, कैथोड ऋणावेशित होता है इसलिए कैथोड किरणें भी ऋणावेशित होती हैं। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया, और प्रॉपर नाम के पीछे कोई कारण नहीं होता। श्याम का अर्थ काला दिखाता है डिक्शनरी, तो क्या हर श्याम नाम का लड़का काला होता है? नहीं होता। आगे बात करते हैं, कैथोड किरणों के गुण पर चर्चा करेंगे। कैथोड किरणों के, ठीक है ना? याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला, कैथोड जो किरणें होती है ना, सीधी रेखा में गमन करती है। पहली बात, सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैथोड किरणें कैसे पता चला सीधी रेखा में गमन करती है? देखिए, ये जो अपना विसर्जन नलिका था, सब कुछ ये जो लगा हुआ था, इलेक्ट्रोड, कैथोड, इन सब में ये कैथोड से किरणें निकली। यहां पर हमने किसी वस्तु को रख दिया था, एकदम अंधेरा कर दिया था। सामने यहां पर कोई शीशा लगा दिया, एनोड के ही पास, कांच तो था ही। हमने देखा कि इसका जो प्रतिबिंब है, चूंकि अंधेरा था पूरे रूम में, लेकिन जैसे ही सारी चीजें उसी तरह हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 10,000 वोल्ट दिया, है ना? और वही 10 की पावर -3 -7 पे इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कैथोड से किरणें निकली। कैथोड किरणें जब यहां पड़ी
तो इसका इमेज एकदम सामने बन रहा था उस पर। इस जो हमने वस्तु रखी उसका प्रतिबिंब इमेज एकदम सामने बन रहा था। चूंकि लाइट है, पूरे रूम में अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है हरे पीले रंग का, एकदम जस्ट सामने उसकी इमेज बनी। ये बताता है कि कैथोड किरणें सीधी चलती हैं, तभी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब एकदम सीधा बना। ये बात पुष्टि करती है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरी बात, कैथोड किरणें जो होती हैं यांत्रिक कार्य करती हैं। यांत्रिक कार्य करती हैं। यांत्रिक कार्य करने का मतलब क्या है? यांत्रिक कार्य करने का मतलब क्या है? ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है। इसमें पार्टिकल्स होते हैं भाई। ये कोई कण है, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है इन कणों में। कैसे पता चला? वही चीज, वही विसर्जन नल का, वही कैथोड और ये एनोड, और यहाँ पे बीच में हमने क्या लगा दिया? एक छेपड़ पहिया लगा दिया। छेपड़ पहिया, पैडल भी लगा दिया। अब ये मत सोच रहा पैडल भी, बहुत छोटी सी पंखी। इमेजिन करो जो अपन अमचूर खाते थे छोटे में, 2-4-5 रुपए का खरीद कर, उसमें एक फिरंगी जैसे मिलता था, हल्का सा छोटा छोटा पंखी के शेप का। अपन दौड़ते थे तो वो भी घूमने लगता था। छोटा सा छेपड़ पहिया, पैडल व्हील लगा है। जब कैथोड किरणें यहाँ से चली तो पैडल व्हील घूमने लगा, जो बताता है कि ये आंतरिक कार्य करती है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी है। यदि ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर नहीं बनी होती तो क्या ये पहिया घूमता? ये पहिया नहीं घूमता। याद रखिएगा कि ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात बताई गई। तीसरी बात ये बताई गई कि जो ये अपना कैथोड किरणें हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, में तीसरी बात कि ये, ठीक है, ये मैं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी थी। यहाँ पे द्रव्य कण जो भी कह सकते हैं, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य कण मतलब पदार्थ का कण, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके बीच में जब ये कैथोड किरणें, जब कैथोड से किरणें निकल रही थी एनोड की ओर, यहाँ पे विसर्जन नलिका के अंदर जब निकल रही थी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया, प्लस और माइनस। कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। तो जब ये कैथोड किरणें चली तो ये प्लस की ओर, जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो किसकी ओर मुड़ गई? प्लस की ओर मुड़ गई। जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें माइनस रही होंगी, तभी वो प्लस की ओर मुड़ी। तो ये भी एक बार पता चल गया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। अगली बात क्या आई? अगली बात यह आई कि जो कैथोड किरणें हैं, ये फोटोग्राफी प्लेट को गर्म कर देती है। फोटोग्राफी प्लेट को गर्म कर देती है, ठीक है। इनमें इतनी क्षमता होती है गर्म करने की। सोचिए, इलेक्ट्रॉनों में इतनी क्षमता है कि किसी चीज को गर्म कर, हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, हथेलियां गर्म हो जाती हैं। खैर ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन है तो मेन कार्य इलेक्ट्रॉन, आवेश। याद रखिएगा, फोटोग्राफी प्लेट को भी गर्म कर देती है। याद रखिएगा, ये गैसों को आयनित कर देती हैं। किसी गैस को आयनित कर देती हैं भाई कैथोड किरणें। अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरा था ना, हाइड्रोजन गैस विसर्जन का अर्थ बता दूं यहाँ पे क्या? ये H2 गैस मानी हमने भरा था। तो जब H2 गैस था वो क्या हो गया? H प्लस में H2 गैस था। H2 गैस का अर्थ आप समझते हैं क्या? H2 गैस का मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन को जब हमने 10,000 वोल्ट ऊर्जा दी तो क्या हो गया? H प्लस और E माइनस में टूट गया। समझ में? तो ये जो H प्लस था ना, उसके अलावा जो ये E माइनस है, ये जो E माइनस बना है, यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन है। यहां पर गैस टूट जाते हैं, इसीलिए इसको विसर्जन कहते हैं। गैस को ऊर्जा देकर के तोड़ना ही विसर्जन कहलाता है। याद रखिएगा, ये हमारा हो गया। ये गैसों को आयनित कर देती है, गैस में चार्ज ला देती है। हाइड्रोजन में H प्लस आ गया, गैसों को आयनित करती है। उसके बाद जो हमारे लास्ट पॉइंट, एक बात और समझिएगा, जैसे कोई टंगस्टन धातु है, उच्च प्रतिरोध का तार है टंगस्टन, और जब उसमें हम कैथोड किरणों को क्या करते हैं? टकराते हैं, आपतित करते हैं, तो X किरणें उत्पन्न करती हैं, X किरणें उत्पन्न करती हैं। ये सारे पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, ये ऋणावेशित होती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को गर्म कर देती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं,
और ये जो एक्स किरणें हैं, सॉरी जो अपनी कैथोड किरणें हैं, ये एक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि आज इसकी पुष्टि के कई आधार हैं, उनमें से मैं 3 आधार की आपको चर्चा करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, वो 3 आधार की मैं आपको चर्चा करके भी दिखा रहा हूं कि वो कौन से 3 आधार हैं जिनके द्वारा अपन पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, सबसे पहला तापायनिक उत्सर्जन आपने सुना होगा, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, आइसोथर्मल। ठीक है, एक थे थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन नाम सुना होगा आपने, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने कहा कोई मेटल ले लो, कोई धातु ले लो, लोहा, चांदी, सोना, कोई धातु ले लो और उसको गर्म करो, उसको गर्म करो। जब उससे गर्म करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को तापायन कहते हैं, तापायन। ताप देने के कारण आयन निकल गए, बोलते हैं तापायन, थर्मल आयन। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, यही कहलाती है क्या, तापायन। देखते हैं आपके बर्तन गर्म हो जाते हैं, जो भी आपके घरों में स्टील आप जो भी यूज करते हैं, बर्तन मिश्र धातु से मिलकर बने हैं, जो भी हैं, आप जब गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसको तापायन कहते हैं। एडिसन ने बताया कि ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन की मैंने पुष्टि दे दी है। दूसरी बात और मैं एक बात कर देता हूं, जिन्होंने भी बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन है, उनमें अपन जे थॉमसन को नहीं भूल सकते, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात की, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि कोई धातु ले लो, मेटल ले लो, उसमें कोई उच्च, ठीक है, खास आवृत्ति का, उच्च आवृत्ति का, खास आवृत्ति मतलब उसको जरूरत होती है, आवृत्ति मतलब, ठीक है ना, आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से जितने कण गुजरते हैं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक खास आवृत्ति की ही हर धातु के लिए अलग अलग होती है कि उसको इतनी एनर्जी चाहिए भाई स्टक करने के लिए। ठीक है, जैसे आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई दे दे, अच्छे सेंटेंसेस का प्रयोग कर दे, तो याद रखिएगा उस समय एक, ठीक है ना, तो कोई जल्दी से हो जाता है मोटिवेट, किसी को बड़ा टाइम लगता है समझाने में। उसी तरह से हर धातु के लिए अलग अलग आवृत्ति की जरूरत होती है, एक प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, देखते हैं कि 1 सेकंड में उसके जो कण गुजरते हैं उसी को आवृत्ति कहते हैं। धातु के ऊपर कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालिए, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये एक और पुष्टि कर दी थॉमसन ने कि हाँ वस्तु में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और तीसरी और लास्ट रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने, इन्होंने भी प्रमाण दिया था। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन बता सकते हैं। देखिए ना, सीजियम नाम का एक होता है जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज, उसका सोलर पैनल में आज यूज कर रहे हैं। सीजियम एक धातु है, आज सोलर पैनल पूरे जो है सभी जगह जो है उसी से विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। उसमें धातु का जो प्लेट होता है वो सीजियम का होता है। सीजियम एक धातु है, उसमें ऊर्जा पड़ती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लाइट का लोग यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं। याद रखिए रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव के प्रकृति की बात की, रेडियो एक्टिव गैसों की प्रकृति की बात की, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय गैसों की बात की, उनकी प्रकृति की बात की। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लीजिए और रेडियो एक्टिव पदार्थ लेकर के, ठीक है, उसको भी ऊर्जा दीजिए। जब ऊर्जा दिए तो एक बीटा नाम का कण निकला, बीटा नाम का कण जो इलेक्ट्रॉन की ही तरह है, इलेक्ट्रॉन की ही तरह है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है, इसका भी आवेश -1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है, 9.1 × 10⁻31, इतना कम होता है, ठीक है, ना के बराबर, नगण्य। इसका भी आवेश क्या होता है, 0 होता है। ये बीटा नाम का कण निकला रेडियो एक्टिव गैसेस से। तो इलेक्ट्रॉन की पुष्टि हुई। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी
टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ना। आज के लिए ये क्लास सफिशिएंट है। आप सभी इसको अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए, लिखिए, इसे पढ़िए और बुकों से नई नई चीज़ों को देखिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं नई चीज़ों को, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।